दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं राम राव ऑन ड्यूटी मूवी को, जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम जंगल में रघु नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, जहाँ काफी जोर से बारिश हो रही होती है। तभी रघु अपनी पत्नी से जाकर कहता है कि वह लाश का हाथ मिट्टी से बाहर आ गया है, हमें उस हाथ का कुछ करना पड़ेगा। इस पर वो रघु से कहती है कि तुम उस हाथ को काट कर फेंक दो, वरना हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये सुनकर रघु चुपचाप जंगल में जाता है और उस हाथ को काट कर फेंक देता है। अब सीन चेंज होता है और हम स्वामी नाम के एक मिनिस्टर को देखते हैं। स्वामी अपने लोगों के साथ मिलकर गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर काफी हंगामा कर रहा होता है। वो स्वामी गवर्नमेंट ऑफिसर से कहता है कि अगर आज मेरी फाइल्स पर सिग्नेचर नहीं हुए तो मैं ये पूरे गवर्नमेंट ऑफिस को जला दूंगा। असल में स्वामी अब गैर कानूनी प्रोजेक्ट बनाने के लिए जबरदस्ती ऑफिसरों को धमका रहा होता है। तब स्वामी के लोग पेट्रोल से उस गवर्नमेंट ऑफिस को जलाने वाले होते हैं। उसी समय वहाँ पर राम राव नाम का एक डिप्टी कलेक्टर आ जाता है, जो गुस्से से स्वामी के दो आदमियों को पेट्रोल से जला देता है और उन दोनों को जलता देखकर स्वामी और उसकी बाकी के आदमी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो लोग राम राव से अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। फिर राम राव स्वामी से कहता है कि अगर आज के बाद तूने कानून तोड़ने की कोशिश की तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि राम राव बहुत ही ईमानदार और बहादुर ऑफिसर है और राम राव अपने ऐसे ही कारनामों की वजह से अखबारों की खबरों में छाया रहता है और शहर के सभी लोग राम राव को अपना मसीहा मानते हैं। जिसके बाद कोर्ट में हम जज को देखते हैं, जो बाकी लॉयर से राम राव के बारे में पूछ रहा होता है, क्योंकि राम राव के खिलाफ कोर्ट में काफी सारे केस थे। साथ ही जज भी यह सारे केस के पीछे की वजह जानना चाहता था। तब एक लॉयर को इंडो जापानी केस के बारे में बताता है और ये केस भी राम राव से जुड़ा था। यहाँ से सीन पास्ट में जाता है और कई साल पहले जापानीज कंपनी इंडियन में पावर प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात करने आई थी, पर यह पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए उन्हें काफी सारी जमीनों की जरूरत थी। इसलिए इस एरिया का एमएलए मोहन वह प्रोजेक्ट की लालच में गरीब किसानों की जमीन कम पैसे में हड़प लेता है। फिर जब अगले दिन सीएम के असिस्टेंट श्याम सबके सामने उस प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट करने जाता है, तभी वह सभी किसान मिलकर मोहन के ऊपर हमला कर देते हैं। इस वजह से मोहन बहुत डर जाता है और वह श्याम राव से कहता है कि हमें कैसे भी इस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा, मगर हालत उस समय के साथ और भी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर राम राव अपने ऑफिसर्स के साथ मिलकर उन सभी किसानों को शांत करने जाता है, पर काफी कोशिश करने के बाद वे किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसलिए शाम सभी किसानों से वादा करता है कि हम लोग आप लोगों को एक एक टुकड़ा जमीन के बदले काफी पैसा देंगे। ये सुनकर किसान का शांत हो जाते हैं और यह हमें पता चलता है कि ये सब कुछ राम राव का प्लान था और राम राव ने ही किसानों को न्याय दिलाने के लिए ये सब किया था। पर जैसे ही मोहन को राम राव के प्लान के बारे में पता चलता है तो वो राम राव के ऊपर धोखाधड़ी का केस कर देता है, जिस वजह से कोर्ट में जज राम राव से काफी सारे सवाल पूछने लगते हैं। वह राम राव जज से कहता है कि मैंने ये सब कुछ किसानों की भलाई के लिए किया है। यह किसान धूप और बारिश में बड़ी मेहनत से अनाज उगाते हैं, पर इसके बावजूद कोई भी इनके बारे में नहीं सोचता। साथ ही राम राव जज को मोहन के घोटाले के बारे में बता देता है, जिसके बाद जज राम राव की बातें सुनकर इमोशनल हो जाते हैं। फिर राम राव के कोर्ट के बाहर आते ही सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन मोहन अभी भी राम राव से बदला लेने के लिए तड़प रहा था। हालांकि राम राव की यही भलाई करने की आदत उसकी दुश्मन बन जाती है और इस बार भी राम राव को अपनी ईमानदारी के बदले ट्रांसफर ऑर्डर मिलता है। फिर घर पर राम राव अपनी पत्नी नंदिनी और नंदिनी की माँ बाप से कहता है कि मेरा ट्रांसफर मैंने खुद के गांव में हो गया है, इसलिए हमें यहाँ जगह छोड़कर जाना होगा। फिर राम राव अपने गांव चला जाता है और वह राम राव के माँ बाप उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि राम राव कई सालों बाद अपने गाँव लौटा था। फिर कुछ दिनों बाद गाँव में त्योहार मनाया जाता है और उस त्योहार में राम राव का परिवार गाँव वालों के लिए दावत की तैयारी कर रहा था। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आकर कुछ लोगों को अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। तब राम राव उन ऑफिसर से जाकर कहता है कि आखिर तुम यह लोगों को कहाँ लेकर जा रहे हो। इस पे वह एक आदमी राम राव को बताता है कि ये पुलिस वाले अपना काम करने के लिए हमें लेकर जाते हैं और अगर हम नहीं गए तो ये लोग हमें बहुत मारते हैं। ये सब सुनने के बाद राम राव ऑफिसर को वहाँ से चले जाने को कहता है। फिर हम गाँव के इंस्पेक्टर मुरील को देखते हैं, जो एक आदमी से कुछ बात कर रहा होता है और वह आदमी कहता है कि मुझे कैसे भी करके 450 टन का माल वापस चाहिए, वरना मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। यानी यहाँ लोग कुछ बड़ी चीज की खोज कर रहे थे। उसी समय ऑफिसर मुरली को आकर राम राव के बारे में सब कुछ बता देता है। इस पर मुरली राम राव से मिलने जाता है और वह आते ही राम राव को धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही मुरली को यह बात पता चलती है कि राम राव एक डिप्टी कलेक्टर है तो उसके होश उड़ जाते हैं। राम राव मुरली को आखिरी वार्निंग देता है कि अगर आज की बात तुमने गाँव पर जुर्म किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब मुरली काफी टेंशन में होकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद राम राव अपनी जॉब ज्वाइन करता है और जॉब के पहले ही
दिन राव सभी एलपीजी से कहता है कि मुझे सिर्फ ऑफिसर के अंदर मेहनत और लगन से काम करने वाले आदमी चाहिए। अगर कोई भी घूसखोरी करता हुआ पकड़ा गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तब राव की बातें सुनने के बाद सभी एलपीजी अपना काम ईमानदारी से करने लगते हैं। जिसके बाद यह भी राव का बहुत नाम हो जाता है। फिर शाम के टाइम राव अपनी चाची के लड़के अनंत के साथ कार में जा रहा होता है, पर रास्ते में जाते समय उसकी कार के सामने गोपाल नाम का एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जो रास्ते से हट ही नहीं रहा था। तब अनंत गुस्से में आकर उसे उतरकर गोपाल को धक्का देकर साइड कर देता है, लेकिन वह गोपाल अनंत को ही घेर जा रहा था। यह सीन देखकर समझ आता है कि जरूर गोपाल अनंत को बहुत पहले से जानता है। दूसरी तरफ मुरली अपने आदमियों से कहता है कि आखिर तुम लोग अभी तक माल क्यों नहीं ढूंढ पाए, और वह माल नहीं मिला तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। असल में मुरली चंदन की लकड़ी के बारे में बात कर रहा था, जो चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग का काम करता है, पर इस बारे में किसी को भी खबर नहीं है। जिसके बाद अगले दिन ऑफिस औरत राव को मालिनी नाम की एक औरत का एक एप्लीकेशन मिलता है, और एप्लीकेशन के अंदर मालिनी ने अपने पति की प्रॉपर्टी अपने नाम करने की अर्जी डाली थी। यह देखते ही राव जल्दी से मालिनी के घर उससे मिलने जाता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि मालिनी और राव एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। तब मालिनी राव को दुखी होकर बताती है कि कुछ महीने पहले मेरे पति सुरेंद्र अपने दोस्त वर्मा के साथ कहीं गए थे और तब से वह गायब है, और मालिनी अपने घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। इसी वजह से मालिनी अपने पति की प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहती है। तब राव उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पति को जरूर ढूंढ दूंगा। अब हमें मालिनी और राव के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, और यह दोनों स्कूल टाइम के दूसरे के साथ है, और यह मालिनी राव से बहुत प्यार करती थी। तब धीरे धीरे राव को भी मालिनी से प्यार हो गया, और इन दोनों के बाद शादी करने का फैसला किया। जब राव अपनी पढ़ाई खत्म करके शहर से वापस आया तो राव के पापा उससे अपने साथ एक लड़की के घर लेकर जाते हैं। असल में वह राव की शादी के लिए लड़की देखने गए थे, लेकिन राव यह शादी करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि राव को मालिनी से प्यार था। तब राव के पापा उसे उसकी सारी बात बताते हैं कि मालिनी की शादी हो गई है, इसलिए तुम्हें भी मालिनी को बुला देना चाहिए। यह सुनते ही राव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और उसने कभी सोचा नहीं था कि मालिनी को उसे छोड़कर किसी दूसरे के साथ शादी कर लेगी। और इसी बात का पता लगाने के लिए राव मालिनी के पास आता है। वह मालिनी राव से कहती है कि मेरे पापा ने अपने पाटा के बेटे के साथ मेरी शादी फिक्स कर दी थी, और मैंने जाकर भी अपने पापा को दिल नहीं तोड़ पाई। तब राव मालिनी की मजबूरी समझकर वहां चला जाता है, जिसके बाद राव ने मालिनी को बुला दिया था और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया था। फिर मूवी प्रेजेंट में आती है और राव मालिनी के बारे में अपने पापा को बताता है। तब भी मालिनी के पिता के गुम हो जाने की खबर सुनकर बहुत दुखी होती है, यहाँ तक कि नंदिनी को भी मालिनी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। जिसके बाद अगली सुबह राव और मालिनी मिलकर मुरली के पास कंप्लेंट दर्ज कराने जाते हैं, पर मुरली इस केस को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा था, और वह उन्हें कहकर भेज देता है कि हमारी पुलिस सुरेंद्र का पता लगा रही है, और जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। मगर राव मुरली को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए वह मुरली से कहता है कि अगर सुरेंद्र का पता नहीं चला तो तुम्हारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। जो सुनकर मुरली बहुत गुस्सा आता है। फिर मालिनी के घर पर राव को सुरेंद्र की एक फोटो मिलती है। उस फोटो में सुरेंद्र के साथ वर्मा भी होता है। तब राव यहाँ से सीधा वर्मा के घर जाता है, और वहाँ वर्मा के पापा राव से कहते हैं कि मेरा बेटा तो कई सालों से दुबई में काम कर रहा है और वह किसी भी सुरेंद्र को नहीं जानता। सवाल जवाब करने लगता है, लेकिन उसके पापा गुस्से में बिना कुछ बताए राव को अपने घर से निकाल देते हैं। और राव जैसे ही घर से बाहर जा रहा होता है, तभी उसे वर्मा के घर के पीछे एक बड़ा सा गोडाउन दिखता है। तब राव उस गोडाउन के अंदर खोजबीन करने पर एक बिल बुक मिलती है, और बिल बुक में एक ट्रक का नंबर लिखा होता है, और यह वही ट्रक है जिसे वर्मा चलाया करता था। फिर राव के चेक पोस्ट पर जाकर इस ट्रक के नंबर को चेक करने लगता है, और वहाँ से पता चलता है कि कुछ महीने पहले वर्मा का ट्रक चेक पोस्ट से बाहर गया था, पर उसके बाद वह ट्रक कभी वापस नहीं आया, और उस ट्रक के अंदर ग्रेनाइट भरा हुआ था। ग्रेनाइट देखकर राव को थोड़ा बहुत शक होने लगता है। फिर जब राव घर पर आता है तो राव के पापा उसे कहते हैं कि आखिर तुम किसी दूसरे इंसान के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, वैसे भी एक आदमी के गुम हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब राव उनकी बातें सुनकर काफी गुस्सा हो जाते हैं, और वो उन सभी से कहते हैं कि इंसानों को कभी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। साथ ही वह उन्हें बताते हैं कि सिर्फ सुरेंद्र नहीं बल्कि 20 लोग गांव के गायब हुए हैं, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। असल में सुरेंद्र के केस की जांच करते समय रान को बाकी गुमशुदा लोगों के बारे में पता चला, और वह गुमशुदा लोग बी वर्मा के लिए काम करते थे। फिर अगले दिन राव इस खबर की जानकारी मुरली को देता है, और उसे कहता है कि जो लोग गुम हुए हैं वह सभी चंदन की स्मगलिंग किया करते थे, जो उसे पता चला है। लेकिन मुरली तो राव से सबूत मांगता है, और सबूत न होने के कारण राव वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर जब राव कार से अपने घर जा रहा होता है, तभी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और वह एक बस से टकराने वाली होती है, पर ड्राइवर एक्सीडेंट से बचाने के लिए अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है, जिस वजह से एक बड़ी सी खाई के पास जाकर लटक जाती है। तब राव सही समय पर आकर सभी लोगों को एक एक करके बस से निकालने लगता है। इसके बाद वह पर मुरली अपने साथ
साथियों के साथ आता है और जब मुरली को यह पता चलता है कि राम राव की वजह से बस खाई में गिरने वाली थी तो मुरली बहुत खुश होता है, क्योंकि मुरली कैसे भी राम राव को जॉब से निकालना चाहता था। फिर सही मौके का फायदा उठाकर मुरली अपने सीनियर्स को राम राव की कंप्लेन देता है और सीनियर्स ऑफिसर देवानंद राम राव को उसकी गलती के चलते 3 महीने के लिए जॉब से सस्पेंड कर देते हैं। फिर रात के समय राम राव अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है कि हमारे गांव में 20 लोग गायब हुए हैं और वही सभी लोग चंदन की चोरी करके पास के गांव मंगलेरा में बेचा करते थे। उन सभी का एक लीडर है। यह सुनकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं और राम राव के सभी दोस्त इस केस में मदद करने का वादा भी करते हैं। फिर अगली सुबह राम राव केस के बारे में जानकारी पता करने के लिए मंगलोर जाने का फैसला करता है और अनंत उसके साथ रेलवे स्टेशन पर जाता है, जिस पर राम राव ट्रेन में बैठकर जाने वाला होता है। तभी ट्रेन में मास्क पहने हुए कुछ लोग राम राव के ऊपर हमला कर देते हैं, मगर उससे पहले राम राव उन सभी को ट्रेन में बहुत मारता है। जिसके बाद लड़ाई के दौरान एक आदमी का मास्क उतर जाता है और वो आदमी कोई नहीं बल्कि अनंत था, जिसके देखकर राम राव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर राम राव जब अनंत को पकड़ने के लिए जाता है तब इतने में अनंत ट्रेन से कूद अपनी जान दे देता है, जो देखकर राम राव का बहुत दुख होता है। फिर राम राव अनंत की लाश लेकर घर आता है और घर वाले अनंत की ऐसी हालत में देखकर बहुत रोते हैं। यह सभी लोग अनंत की मौत का जिम्मेदार राम राव को मान रहे थे, क्योंकि पिछली रात अनंत राम राव के कहने पर ही उसके साथ स्टेशन पर गया था। फिर यह घर पर राम राव के पापा उसे सारी सच्चाई बताते हैं। तब वहाँ पर मुरली आ जाता है, जो राम राव को अनंत के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट करने आया था। तब राम राव मुरली से कहता है कि मैंने अनंत को नहीं मारा बल्कि उसने खुद अपनी जान दी है। पर इसके बावजूद मुरली जबरदस्ती राम राव को ले जाने लगता है। इस पर राम राव मुरली से कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अकाउंट में गैरकानूनी पैसे हैं। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तब मुरली काफी ज्यादा घबरा जाता है और चुपचाप वहाँ से लौट जाता है। जिसके बाद राम राव अपने बाबू को अनंत के बारे में सब कुछ बता देता है और जो सुनकर घर वाले निराश हो जाते हैं। फिर राम राव देता है कि नंदनी कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा उदास रहती है, इसलिए वह नंदनी से जाकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी चिंता सताती है, पर मैं अपनी आंखों के सामने गलत होते नहीं देख सका। और फिर राम राव नंदनी से वादा करता है कि मैं कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक कर दूंगा। दूसरी तरफ वर्मा के पापा राम राव के घर पर उससे मिलने आते हैं और वहाँ राम राव से कहते हैं कि उस दिन मैंने तुझसे झूठ कहा था, मेरा बेटा कुछ महीनों से गायब है। और वो राम राव को बताता है कि कुछ महीने पहले सुंदर वर्मा से मिलने आया था, अपने साथ मिलाकर चंदन की स्मगलिंग का ऑफर करता है, पर सुरेंद्र वर्मा के ऑफर को वही ठुकरा देता है। साथ ही सुरेंद्र वर्मा से कहता है कि हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे गलत कर्मों की सजा हमारे परिवार को मिलती है। तब सुरेंद्र की बातों में वर्मा की आंखों खुल जाती है और वर्मा भी जानता था कि एक ना दिन उसे पुलिस पकड़ लेगी और वर्मा को हर समय अपनी बेटी की चिंता सताती रहती है। इसलिए वर्मा फैसला करता है कि आज आखिरी बार वहाँ चंदन की स्मगलिंग करेगा और फिर स्मगलिंग पूरी तरह से छोड़ देगा। उस रात के बाद वर्मा और सुरेंद्र कहीं गायब हो गए थे। अब यह सब सुनकर राम राव सोच में पड़ जाता है कि आखिर वह सुरेंद्र और वर्मा को पता कैसे लगाए, क्योंकि राम राव के पास कोई सबूत नहीं था। जिसके बाद राम राव दोबारा से रेलवे स्टेशन जाता है, क्योंकि जिस रात अनंत की मौत हुई थी उस रात मरने से पहले राम राव ने अनंत को कॉल बूथ की ओर जाते हुए देखा था। इसलिए वह कॉल बूथ में जाकर उस रात के रिकॉर्ड लिस्ट ले लेता है और रिकॉर्ड चेक करने पर राम राव को एक आदमी का नंबर मिलता है। तब राम राव अपने दोस्त उस नंबर के मालिक का पता लगाने को कहता है। साथ ही राम राव गाँव की सारे चेक पोस्ट पर का रजिस्टर देखने लगता है। तभी यहाँ राम राव को समझ आता है कि वर्मा कटरा गाँव से बाहर गया ही नहीं था, क्योंकि सारे चेक पोस्ट के रजिस्टर की हैंड राइटिंग एक जैसी होती है, जिसका मतलब किसी ने जानबूझकर चेक पोस्ट की एंट्री डाली है, जिससे पुलिस को उन पर शक न हो। फिर अगले दिन राम राव को पता चलता है कि वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसके सीनियर ऑफिसर देवानंद का है और राम राव इस बात का पता लगाने के लिए रात के समय देवानंद के घर पर जाता है। वह राम राव टावर की मदद से देवानंद का कॉल टैप कर लेता है, जिससे देवानंद की बात राम राव को सुनाई दे रही थी। अब यह कॉल पर देवानंद एक आदमी से कहता है कि पहले ही हमारे काफी सारे आदमी मर चुके हैं और अब हमें संभलकर काम करना होगा। जो सुनकर राम राव सोच में पड़ता है कि यार किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम मानली के घर पर नंदिनी को देते हैं और यह दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी दोस्त बन गई थी। अब अगले दिन राम राव देवानंद से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ देवानंद से कुछ बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मुरली आ जाता है, जो राम राव को देवानंद के साथ बात करते हुए देखकर समझ जाता है कि जो राम राव को देवानंद पर शक हो गया है। इसी वजह से मुरली राम राव से जाकर कहता है कि सर मैं जानता हूँ आपको देवानंद के बारे में सब कुछ पता चल गया है और मेरे पास देवानंद सर के खिलाफ काफी सारे सबूत है, पर मैं चाहकर भी उनको कुछ बिगाड़ नहीं सका। इसलिए मुरली वह सारे सबूत राम राव को दे देता है। फिर वह सभी सबूत देखने के बाद राम राव श्याम को कॉल करके उन्हें देवानंद के बारे में सब कुछ बता देता है और राम राव श्याम से रिक्वेस्ट करता है कि वह देवानंद के खिलाफ स्पेशल इंक्वायरी बैठा दे। तभी श्याम भी राम राव की मदद करने के लिए मान जाता है, क्योंकि वह जानता है कि स्मगलिंग राम राव कोई गलत काम नहीं करता। दूसरी तरफ देवानंद का इन्फॉर्मर उसे आकर बता देता है कि आपके खिलाफ स्पेशल इंक्वायरी बैठने वाली है और सभी को शक है कि आप चंदन की स्मगलिंग करते हैं। सुनकर देवानंद बहुत घबरा जाता है और वह अपने लोगों के सामने खुद
को अच्छा दिखाने के लिए प्लान बनाता है। फिर देवानंद जल्दी से अपने बैरिक्स के पास आता है और असल में देवानंद ने उन वर्कर्स को जंगल में से चंदन की लकड़ी काटने के लिए रखा था। वहाँ देवानंद अपने सभी वर्कर्स को गोली मार देता है और उन्हें मारने के बाद देवानंद मीडिया में जाकर झूठा बयान देता है कि जिससे सभी को लगने लगता है कि देवानंद एक सच्चा और ईमानदार ऑफिसर है। पर जब यह बात राम को चलती तो वह गुस्से में देवानंद को जाकर सीधा धमकी देता है कि जिस तरह तुमने खुद को बचाने के लिए बेचारे मजदूरों को मारा है, वैसे एक दिन मैं भी तुम्हें भी जान से मार दूंगा। तब रामराव की बातें सुनकर देवानंद काफी टेंशन में आ जाता है। इसके बाद रात के समय रामराव के पापा घर में सो रहे होते हैं। उसी समय कोई आदमी घर में घुसकर रामराव के पापा को जान से मार डालता है और जब अगली सुबह रामराव को अपनी पापा की लाश मिलती है तो बुरी तरह से टूट जाता है और रामराव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके पापा को मारा किसने। तभी रामराव के बेटे को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गोपाल था। फिर रामराव अपने पापा का अंतिम संस्कार करता है और यह लोग काफी दुख में बैठे होते हैं। इधर हम देवानंद को देखते हैं जो एक आदमी देवानंद को बताता है कि आपके ऊपर स्पेशल इंक्वायरी बैठाई गई है और आपसे उन मजदूरों की मौत के बारे में पूछताछ करने वाले हैं, इसलिए आप कुछ दिनों तक अंडरग्राउंड हो जाइए। तब देवानंद भी उसकी बात मानकर एक जगह जाकर छुप जाता है। फिर अगले दिन रामराव अपने परिवार के साथ मार्केट आया होता है जहाँ उसे काफी पुराना दोस्त कबीर मिलता है। उसी समय कुछ गुंडे रामराव के ऊपर हमला कर देते हैं। तब रामराव उन गुंडों को दौड़ा कर मारता है। साथ ही वह एक गुंडे से पूछता है कि आखिर तुम्हें यहाँ किसने भेजा। इस पर वह गुंडा बताता है कि मुझे यहाँ देवानंद ने भेजा है और हम लोगों तुम्हें नहीं बल्कि किसी और को मारने आए थे। और वह गुंडा रामराव को उस आदमी की फोटो दिखाता है जो फोटो देखकर रामराव के होश उड़ जाते हैं। फिर यह गोपाल रामराव से मिलकर आता है और वह रामराव को सारी सच्चाई बताने लगता है कि इन सब के पीछे अनंत और आपका दोस्त कबीर है और उनकी गैंग का नाम हाईवे किलर्स है जो देवानंद के लिए काम करते थे। यह हमें पता चलता है कि देवानंद ने दुबई में एक विराज नाम के गैंगस्टर से हजारों करोड़ की डील करी थी और विराज को 450 टन चंदन की लकड़ियां चाहिए थी। इसलिए जब उस रात वर्मा सुरेंद्र के साथ आखिरी बार चंदन की लकड़ी ट्रक में छुपा कर ले जा रहा था, तभी अनंत और कबीर वर्मा और सुरेंद्र के ऊपर हमला कर देते हैं और हाईवे किलर्स गैंग्स मिलकर वर्मा के 18 लोगों को भी जान से मार डालते हैं। साथ ही इस हमले में वर्मा सुरेंद्र की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद अनंत और कबीर मिलकर उन सभी लोगों को जंगल के बीचों बीच गाड़ देते हैं। और यह सब कुछ होते हुए गोपाल ने अपनी आंखों से देख लिया था, पर एक गुंडे की नजर गोपाल के ऊपर पड़ जाती है और वह गुंडा कैसे भी गोपाल को मारने आता है। तभी उसे पहले गोपाल कुल्हाड़ी से उस गुंडे को जान से मार डालता है और मूवी के स्टार्टिंग में हमने उस गुंडे की लाश को ही देखी थी। अब इतना कुछ हो जाने के बाद रामराव को का खून खोलने लगता है और वह कबीर और देवानंद से उन लोगों की मौत का बदला लेने के लिए तड़प रहा था। फिर श्याम रामराव को स्पेशल टास्क फोर्स का हेड बना देता है, जिससे रामराव को और भी पावर मिल जाती है। दूसरी तरफ मुरली उस जगह पर जाता है जहाँ पर 20 लोगों की लाश गड़ी हुई थी और वहाँ मुरली सभी लाशों को बाहर निकाल लेता है। फिर हम रामराव को देखते हैं तो सबसे पहले कबीर के पास आता है और वह कबीर उससे कहता है कि तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है और अब तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। साथ ही रामराव उसे बताता है कि उस दिन देवानंद ने मुझे नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए गुंडे भेजे थे और देवानंद को इस बात का डर था कि कहीं पुलिस तुम्हें पकड़ लिया तो तुम अपनी जान बचाने के लिए देवानंद का नाम सामने ले आओगे। तब रामराव के इतना कहते ही कबीर को गुस्सा आ जाता है और कबीर के गुंडे रामराव के ऊपर हमला कर देते हैं। अब यहाँ सारे गुंडे रामराव पर बाड़ी पड़ रहे थे जो उसे खूब मारते हैं। तभी कबीर रामराव उसको हंसते हुए बताता है कि तुम्हारे बाप को भी मैंने ही तड़पा कर मारा था। यह सुनते ही रामराव को काफी गुस्सा आता है और वह सभी गुंडों को बुरी तरीके से मारने लगा है। साथ ही वो कबीर को भी जान से मार डालता है। फिर उन सब को मारने के बाद रामराव कबीर की लाश वैन में डालकर जला देता है। इसके बाद सुरेंद्र और वर्मा की लाश उनके परिवार के पास भेज दी जाती है और मानली अपने पति की लाश देखकर पूरी तरीके से टूट जाती है। फिर हम विराज को देखते हैं जो मुरली विराज से मिलने आता है और वो विराज से कहता है कि हमारा माल अभी तक नहीं मिला है और देवानंद ही हमारे हाथों से बचकर भाग गया है। इस पर विराज से उसे अपने साथ एक रूम में लेकर जाता है और उस रूम में विराज ने देवानंद को पकड़ कर रखा था। विराज मुरली से कहता है कि हमारा माल कुमकुत हिलास के समुद्र में छुपाया हुआ है, पर अभी भी विराज के सामने सबसे बड़ी मुसीबत थी और उसी मुसीबत का नाम है रामराव, जिसके लिए विराज बताता है कि मैंने हांगकांग से गुंडे मंगाए हैं जो रामराव को मार देंगे। वही रामराव देवानंद और विराज की हर जगह तलाश कर रहा होता है। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। अब दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी डायरेक्टर जरूर लाएंगे जहां रामराव की टक्कर बड़े बड़े मिनिस्टर और हांगकांग के गुंडों से होगी। अगर मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।